अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान फर्स्ट इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है। तो क्या मतलब क्या है आखिर इस न्यूक्लियर स्टेट का? देखो, न्यूक्लियर स्टेट को आम तौर पे लोगों का परसेप्शन ये है कि शायद जिसके पास एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वही एक न्यूक्लियर स्टेट कहलाती है। तो भाई बात यह है कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, इसको हम सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन के तौर पे या बम के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसका एक बड़ा स्पेसिफिक काम भी है और बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम भी है। और वो ये है कि हम जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, ये बेसिकली एक पूरा सेटअप है और उस सेटअप का जो मेन हिस्सा है वो कहलाता है न्यूक्लियर रिएक्टर। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम न्यूक्लियर फिजन परफॉर्म कराते हैं इन कंट्रोल्ड मैनर। ठीक है ना। न्यूक्लियर फिजन के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था किस तरीके से चेन रिएक्शन होने की वजह से जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि एक चेन रिएक्शन होता है तो वो खतरनाक होता है, बम की सूरत अख्तियार कर जाता है। बट अगर मैं चाहता हूं कि मैं इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूं, तो जाहिर सी बात है मुझे इस फिजन रिएक्शन को कंट्रोल्ड मैनर में करना पड़ेगा। और अगर हमें इसको कंट्रोल मैनर में करना है तो यकीनन कुछ ना कुछ काम होंगे जो हमें करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे जो कि यूज होंगे, तब जाके हम न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है ना। तो उसका जो मेन कंपोनेंट ना वो बेसिकली है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मेन बात तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। सो मेन फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये आ रहा है। सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूल जो कि काम करेगा, बेसिकली जो फ्यूल होगा। नंबर 2 हो जाएगा मॉडरेटर्स। क्या है मैं भी आपको बताता हूं, जैसे कि फिगर के अंदर यहाँ पे नजर आ रहा है ग्रेफाइट मॉडरेटर। सो वी विल डिस्कस दिस। और तीसरा है कंट्रोल मटेरियल। और जैसे कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपने समझा कि कंट्रोल तो करना है हमें जो रिएक्शन है उसको, तो वो कंट्रोल मटेरियल के अंदर आ जाएगा। चौथे नंबर पे आता है कूलेंट। ठीक है ना, जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट इन्वॉल्व है तो कूलेंट की जरूरत पड़ेगी। और फाइनली जरूरत पड़ेगी शील्डिंग की, यानी कि हिफाजत की। सो वन बाय वन इन फीचर को समझना है और जो कॉमन ये इस फीचर की वैल्यूज यूज होती हैं उन्हें आपने जहन में रखना है। सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में बात करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूल से क्या मुराद है। तो देखो, एक मटेरियल होना चाहिए ऑफ द फिजनेबल आइसोटोप, कोई भी फिजनेबल आइसोटोप होना चाहिए जो कि रिएक्टर फ्यूल कहलाता है और ये रिएक्टर में यूज होता है। और सबसे कॉमन जो है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, वो है यूरेनियम का ये वाला आइसोटोप, यानी कि 92 और 235 वाला। ठीक है ना। अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है ये होता कैसे है? ये होता है इन फॉर्म ऑफ रॉड्स। ये रॉड्स नजर आ रही हैं आपको। तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है ना, वो रॉड्स की फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं कि स्फेरिकल है और बल्क क्वांटिटी के अंदर रखा हुआ होगा। ये होगा इन फॉर्म ऑफ रॉड्स। रॉड से रिएक्शन करवाएंगे तो वो कंट्रोल करना आसान हो जाता है, जो कि अभी हम फर्दर आपको बताएंगे। लेकिन ये कि न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में क्या क्या याद रखना है। न्यूक्लियर फ्यूल दरअसल फिजनेबल आइसोटोप है। ठीक है ना। और वो फिजनेबल आइसोटोप कॉमनली यूज होता है 92 और 235 वाला यूरेनियम। और कैसे रखा जाता है उसको रखा जाता है इन फॉर्म ऑफ रॉड्स, यानी कि यूरेनियम रॉड्स लगी होती हैं, जैसे कि इस फिगर के अंदर आपको नजर भी आ रही होंगी। सेकेंड फीचर आ गया मॉडरेटर। इन द न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस एटलीस्ट वन और मोर एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स आर रिलीज। ये हमें बात पता है कि 2 या 3 न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं फिजन के नतीजे में। तो क्या करेंगे? टू रिड्यूस द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, हमें एनर्जी को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। क्यों रिड्यूस करना पड़ेगा? याद करो जरा, जब मैंने आपको फिजन समझाया था तो मैंने आपको बताया था फिजन के लिए जरूरत है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की। ठीक है ना। बात यह है कि फिजन तब स्टार्ट होता है जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है यूरेनियम का न्यूक्लियस। तो जाहिर सी बात है जब ये एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे तो ये तो फर्दर रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन हमें तो फर्दर रिएक्शन करवाना है। तो एक सुटेबल मटेरियल होता है जिन्हें मॉडरेटर कहते हैं। तो मॉडरेटर क्या करता है? वो मॉडरेट करता है स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को, क्योंकि जब तक न्यूट्रॉन स्लो नहीं होंगे ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे कॉमन जो है, जो इस्तेमाल होता है, वो ऑर्डिनरी वाटर होता है, जिसे लाइट वाटर भी कहा जाता है, यानी कि H2O। सबसे अच्छा मतलब जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉडरेटर है वो यही है, ऑर्डिनरी वाटर, जो कि लाइट वाटर होता है। एन अट्रैक्टिव मॉडरेटर बिकॉज इट्स सप्लाइड लो कॉस्ट। और वजह भी पता है आपको कि ऑर्डिनरी वाटर क्यों सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्यों इतना अट्रैक्टिव है। बिकॉज उसकी कॉस्ट जो है वो लो है, चीप मिलता है, हमें सस्ता मिल जाता है। जबकि
हैवी वाटर जो है वो बेस्ट मटेरियल है। अब ये एमसीक्यू से रिलेटेड या पूरा कॉन्सेप्चुअलाइज जो बातें हैं उनमें आप याद रखेंगे। यूज हो रहा है ऑर्डिनरी वाटर क्योंकि लो कॉस्ट है, हमें आसानी से मिल रहा है, लेकिन बेस्ट क्या है, बेस्ट है हैवी वाटर। इसके अलावा मॉडरेटर के अंदर ग्रेफाइट की, बेरिलियम की और ऑक्साइड्स होते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये वो तमाम की तमाम चीजें हैं जिनका काम क्या है, न्यूट्रॉन्स को स्लो करना। अब ये मॉडरेटर्स क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करो। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आया, ठीक है, न्यूक्लियस से टकराया और ये 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स यहां से इमिट हुए। अब ये जो यहाँ पे नजर आ रहा है ये है न्यूक्लियाई मॉडरेटर, ठीक है ना, मॉडरेटर के न्यूक्लियाई हैं। यहां पर ये इनसे कोलिजन करते हैं और जब कोलिजन करते हैं तो नतीजे में जब ये बाहर आते हैं आफ्टर हैविंग कोलिजन्स तो क्या होता है, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बन के बाहर आते हैं। जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बन के बाहर आते हैं तो ये और जो यूरेनियम है उनको एब्जॉर्ब कर सकता है और फर्दर रिएक्शन कर सकता है। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन गया और फास्ट न्यूट्रॉन्स निकले, लेकिन यहां से आफ्टर हैविंग कोलिजन्स जो हमारे पास मॉडरेटर न्यूक्लियाई है उसके साथ कोलिजन करके स्लो न्यूट्रॉन बाहर आता है। तो इस तरीके से हमारा जो मॉडरेटर है वो फर्दर प्रोसेस को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, कंट्रोल मटेरियल्स के अंदर क्या क्या है, तो याद रखो, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द न्यूक्लियर फिजन इन अ रिएक्टर सुटेबल न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड इन द कोर रीजन। अब हमें क्या करना है, 3 न्यूट्रॉन्स जो निकल रहे हैं ना वो 3 के 3 अगर आगे चले गए ना तो ये जो चेन रिएक्शन है वो आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें कंट्रोल करना है। जो 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं हम उसमें से चाहेंगे कि 3 में से 2 एब्जॉर्ब हो जाएं, 1 आगे चला जाए, 1 एब्जॉर्ब हो जाए, 2 आगे चले जाएं और कभी कभार 3 भी आगे चले जाएं। तो बहरहाल हमें एक सूटेबल न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल की जरूरत पड़ेगी जिसको कोर रीजन के अंदर रखा जाता है और वो कहलाता है कंट्रोल मटेरियल। अच्छा, कंट्रोल मटेरियल कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो रेडियो एक्टिव हो जाए बाय न्यूट्रॉन कैप्चर। जैसे ही वो न्यूट्रॉन को कैप्चर करे तो वो क्या, वो रेडियो एक्टिव हो जाए। और कैडमियम और बोरॉन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, बोरॉन होता है और कैडमियम जो है वो इस्तेमाल होता है एज कंट्रोल मटेरियल क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। देखो ऐसा कुछ होता है, ये जो कंट्रोल रॉड्स है ना इनको एक लीवर के जरिए हम ऊपर और नीचे कर सकते हैं। अब नजर आ रहा है यहाँ पे, जैसी नीचे हुई तो कंट्रोल रॉड्स लोअर हो गई, हीट कम होगी क्योंकि प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, न्यूट्रॉन ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे। बाहर निकाल लिया तो क्या होगा, ज्यादा हीट बनेगी। क्यों ज्यादा हीट बनेगी, ये जब बाहर की तरफ निकले हुए होंगे ना कंट्रोल रॉड्स तो जो रिएक्शन है उसमें 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं तो हो सकता है 1 एब्जॉर्ब हो, 2 तो आगे जाएगा ना। तो कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकाल के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं और अंदर ले जाकर जो कोर है, रिएक्टर है, उसके अंदर ले जाकर हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है, जैसे मिसाल के तौर पे डे टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी कम जरूरत होती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं बाय लोवरिंग, नीचे करके ना, ये कोर के अंदर नीचे को करके कंट्रोल रॉड्स थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। रात में जब हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो फिर क्या करते हैं, इन कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकाल सकते हैं ताकि ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो। तो इस तरीके से हमारे जो कंट्रोल मटेरियल है वो काम अंजाम देता है। चौथा, कूलेंट बहुत जरूरी चीज है भाई। क्यों बहुत जरूरी चीज है, पता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्टर कोर। फिजन होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। तो इस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट को रिमूव करने के लिए हमें चाहिए कूलेंट, ठंडा करने के लिए कुछ एक सब्सटेंस चाहिए। ये जो मटेरियल है उसको सर्कुलेट किया जाता है थ्रू द कोर से उसको घुमाते हैं, सर्कुलेट करते हैं इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब हीट को एब्जॉर्ब कराने के लिए एंड ट्रांसफर इट टू द आउटसाइड ऑफ द कोर, और उसको ट्रांसफर करते हैं आउटसाइड। और बेसिकली यही जो हीट एब्जॉर्ब करके एक पानी को आमतौर पर सर्कुलेट कराया जाता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और इतनी हीट को एब्जॉर्ब करता है कि स्टीम में कन्वर्ट होता है। वो स्टीम आगे जाके टरबाइंस को रन करती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो मेन अमल हो रहा है वो इसी कूलेंट के जरिए हो रहा है। ठीक है ना, ये देखो मैं समझा रहा हूं इधर। अब आप देखो यहाँ पे ना सर्कुलेशन ऑफ वाटर चल रही है, इधर सारे मामला चल रहे हैं, ये हमारा रिएक्टर वेसल है। लेकिन यहां से क्या हुआ, यहां से हमारा पानी गया और उसने क्या करा, यहां की हीट को एब्जॉर्ब करा, यहां से सर्कुलेट हुआ और सर्कुलेट होने के बाद यहां से चला गया, स्टीम बन गया। और जैसे ही स्टीम बन के गया तो थोड़ा सा कलर भी आप देखो लाइट हो गया, तो इसका मतलब स्टीम बन गया। स्टीम क्या करेंगी, स्टीम जाके टरबाइंस को रोटेट कराएंगी, ये टरबाइंस रोटेट करेंगे। जब टरबाइंस रोटेट करेंगे तो टरबाइंस
रोटेट करके हमारे जनरेटर को काम कराएंगे, और जब जनरेटर काम करेगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जैसे कि आपको नजर आ रहा है एक शहर को इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। अच्छा, यही स्टीम टरबाइन को घुमाने के बाद वापस यहाँ पर आती है, वापस यहाँ पर आती है, और ये जो स्टीम थी उसको कंडेंस करके दोबारा से पानी बनाती है, और वही पानी दोबारा से पंप के जरिए, ये पंप गोल गोल घूम रहा है, पानी इस तरह से सर्कुलेट होता रहता है, तो ठंडा हो रहा है, फिर इस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा है। तो ये हमारा काम हो गया मेन कूलेंट का। जैसे कि नजर आ रहा है, हीट एब्जॉर्ब करके स्टीम बना, टरबाइन गया, टरबाइन चला, टरबाइन ने जनरेटर को घुमाया, और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। पांचवा फीचर, और ये भी एक बड़ा अहम फीचर है, और ये फीचर कहलाता है शील्डिंग। शील्डिंग क्या है? शील्डिंग मटेरियल है, उसको यूज किया जाता है जो कि सबसे पहले मैं आपको बायोलॉजिकल शील्डिंग बता रहा हूँ। तो हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जाहिर सी बात है जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, उनकी हेल्थ भी बहुत जरूरी है, तो उनको महफूज करने के लिए रेडिएशन के असर से शील्डिंग इस्तेमाल की जाती है, जो कहलाती है बायोलॉजिकल शील्डिंग। ठीक है ना, जनरली अ लेयर ऑफ कॉन्क्रीट। और हाँ, ये जो शील्डिंग अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये शील्डिंग थर्मल शील्डिंग भी है। लेयर ऑफ कॉन्क्रीट होती है 6 से 8 फीट थिकनेस वाली, ठीक है ना, और वो एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रॉन्स को और गैमा रेज को। तो न्यूट्रॉन और गैमा रेज जो कि हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो थिकनेस वाली लेयर होती है ना, बेसिकली यही शील्डिंग कहलाती है, रुकावट कहलाती है। अच्छा, वो रिएक्टर जो कि ऑपरेट कर रहा है, हाई पावर थर्मल शील्डिंग एक रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना, हाई पावर थर्मल शील्डिंग, यानी कि हीट से भी हिफाजत चाहिए। देखो, बायोलॉजिकल शील्डिंग का मतलब हो गया रेडिएशन से हिफाजत हो गई, लेकिन थर्मल शील्डिंग भी चाहिए, यानी कि हमें हीट से भी थोड़ा सा, जाहिर सी बात है, हमें बचना है, शील्डिंग चाहिए। तो अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ आयरन और स्टील वेरी क्लोज टू द कोर ऑफ द रिएक्टर प्रोवाइड द रिक्वायर्ड थर्मल शील्डिंग। थर्मल शील्डिंग तो कुछ सेंटीमीटर ऑफ आयरन या स्टील के जरिए की जाती है, बाकी कंक्रीट की लेयर क्या करती है, वो न्यूट्रॉन्स और गैमा रेज से महफूज रखती है। यहाँ पे देख लो, ये जो है ना, बाकायदा यहाँ पर जो है ना कंक्रीट मौजूद है, ये कंक्रीट नजर आ रहा है। ये कंक्रीट जो है वो 6 से 8 फीट थिक होता है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा करीब ही ये जो नजर आ रहा है, ये आ गया यहाँ पर हमारे पास आयरन और स्टील वेरी क्लोज टू द रिएक्टर। तो अब ये जो है आमतौर पे हमें बिल्कुल महफूज कर देगा हीट से, जो कि थर्मल शील्डिंग का काम कर रही है, और जो बाहर ये कंक्रीट वगैरह है, ये हमें गैमा रेज और न्यूट्रॉन से महफूज कर देगा। तो इस तरीके से शील्डिंग के जरिए हम उन लोगों की सेहत को बचाते हैं जो कि वहां पे काम कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है हीट से भी बचाते हैं रेडिएशन के अलावा। अच्छा, अब एक और बात आपने समझनी है ना, और वो समझना है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में। और बेसिकली हमारे बुक के अंदर जो है ना, वो लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो लिक्विड मेटल मौजूद होता है एज अ मॉडरेटर। बट मेन बात यह है कि आप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को समझ जाओ कि व्हाट इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। देखो, अंडर अप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग कंडीशंस द न्यूट्रॉन गिवन ऑफ बाय फिजन रिएक्शंस कैन ब्रीड, उनसे हम ब्रीड कर सकते हैं और फ्यूल को, और फ्यूल बना सकते हैं। और कौन सी? जो कि नॉन फिजलेबल आइसोटोप्स होते हैं, ऐसे आइसोटोप जो कि फिजन नहीं करते, उनको भी हम ब्रीड कर सकते हैं, उनको हम फिजन के काबिल बना सकते हैं। ठीक है, बात समझे? हम कुछ क्या करेंगे कि जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं फिजन रिएक्शन से, उनमें से कुछ न्यूट्रॉन्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं उन आइसोटोप्स को फिजनेबल बनाने के लिए जो एक्चुअली फिजनेबल नहीं होते। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो ये कहलाते हैं ब्रीडर रिएक्टर। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में। द मोस्ट कॉमन ब्रीडिंग रिएक्शन जो होता है वो प्लूटोनियम का होता है। प्लूटोनियम जिसका एटॉमिक मास है 239, जो कि हम बनाते हैं किससे? नॉन फिजनेबल यूरेनियम से। यूरेनियम जो है ना, बेसिकली मैं आपको बात बताऊं, एक तो होता है 92 और 235 वाला, और वो तो बेस्ट है, मतलब बेस्ट यूरेनियम फ्यूल है। लेकिन ये जो 238 वाला यूरेनियम है ना, ये पाया सबसे ज्यादा जाता है, लेकिन ये नॉन फिजनेबल है, ये फिजन नहीं करता। तो इस फिजन ना करने वाले यूरेनियम को अगर हम ब्रीड करके प्लूटोनियम बना लें, 239 प्लूटोनियम बना लें, तो नतीजे में आप देखेंगे कि वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो टर्म इस्तेमाल हो रही है फास्ट ब्रीडर, ये रेफर करिए टू द टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन व्हिच कैन एक्चुअली प्रोड्यूस मोर फिजनेबल फ्यूल देन दे यूज, और वो होता है लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, LMFBR। ये जो सिनेरियो है ये पॉसिबल होता है जब नॉन फिजनेबल यूरेनियम जो है 238 वाला जो मैंने आपको बताया ना, ये 140 टाइम्स ज्यादा पाया जाता है फिजनेबल से, जो कि होता है 235 वाला यूरेनियम।
235 वाला कम पाया जाता है 140 गुना कम पाया जाता है, और ये 238 वाला 140 गुना ज्यादा पाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं प्लूटोनियम में। और प्लूटोनियम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय द न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करवा के, जो कि फिजन चेन रिएक्शन में हमें मिल रहे थे। तो फिजन चेन रिएक्शन से कुछ न्यूट्रॉन्स को इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम 238 को कन्वर्ट करने के लिए प्लूटोनियम 239 में, और ये कहलाते हैं हमारे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। देखो सबसे पहले ये आ गया यूरेनियम हमारा 92 और 238 वाला, जो कि नॉन फिजनेबल है, ये फिजन नहीं करता। तो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो न्यूट्रॉन निकल रहे थे उसमें से एक न्यूट्रॉन हमने भेजा इस यूरेनियम के पास, तो ये यूरेनियम उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो नतीजे में क्या बनेगा, नतीजे हमारे पास बनेगा यूरेनियम 239 और 92 वाला, ठीक है ना, यूरेनियम 92 और 239 वाला बनेगा। अच्छा, इसकी हाफ लाइफ होती है 23.5 मिनट्स। तो इतने मिनट्स के बाद ये क्या होगा, डीके होगा, 23.5 हाफ डीके हो जाएगा, और क्या करेगा, वो रिलीज कर देगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा को। हमें पता है अगर नेगेटिव बीटा रिलीज होता है तो क्या होता है, नेगेटिव बीटा रिलीज होता है तो नतीजे में हम देखते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ जाता है और एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी डीके के अंदर। अगर आपने नहीं देखा लेक्चर, उसको जाके समझो कि ऐसा कैसे हो रहा है न्यूक्लियर चेंजेस के अंदर। तो जैसे ही नेगेटिव बीटा रिलीज होता है तो एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा होता है, तो बनता है 92 + 1 93। बाकी एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 239 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो बना इसकी हाफ लाइफ है 2.35 डेज, यानी कि इतने टाइम में ये आधा हो जाता है। तो अब जब ये डीके होगा तो एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव बीटा और रिलीज होगा। नेगेटिव बीटा रिलीज होगा तो नतीजे में देखो 93 से बढ़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 94, और एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो 239 का 239 ही रहा। ये अपने आप डीके हो रहा है सिर्फ एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद आफ्टर 2.35 डेज। और ये जो बना ना प्लूटोनियम, इसकी तो बहुत लंबी हाफ लाइफ है, 2.44 10⁻⁴ ईयर्स के बराबर, ठीक है ना। तो इसकी हाफ लाइफ ज्यादा है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं एज फिजनेबल आइसोटोप के तौर पे, क्योंकि ये फिजन करता है। तो देखो हमने क्या करा ना, यहाँ पे हमने सिर्फ वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूट्रॉन्स आ रहे थे उनको हमने नॉन फिजनेबल यूरेनियम के पास भेजा। यूरेनियम ने उसे एब्जॉर्ब करा और खुद ही एक रिएक्शन के जरिए कुछ स्टेप्स गुजारने के बाद वो कन्वर्ट हो गया प्लूटोनियम में, और प्लूटोनियम जो है वो फिजनेबल है, जिसमें हम फिर न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस करवा सकते हैं। और क्योंकि हमने क्या करा कि हमने एक ऐसा आइसोटोप जो कि किसी काम का नहीं था और बहुत ज्यादा पाया जाता था, हमने उसको काबिल बनाया, हमने उसको ब्रीड किया, इस वजह से ये कहलाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर अगर इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड सोडियम को, तो सोडियम क्योंकि मेटल है तो इस वजह से वो कहलाता है लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। सो दैट्स इट। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जो भी सवालात थे, जो भी कंफ्यूजन्स थी, वो क्लियर हो गई होंगी। और फिर इन एडिशन आपने लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में भी जान लिया। सो आई होप कोई परेशानी नहीं होगी, अगर है तो बिल्कुल आप लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।